Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to your KPK channel. Hi, dears. My name is Said Anwar Sarwar, and you are watching KPK Nurse. As you know, we are started nursing third semester course, and now we are going to discuss one of the important disorder of unit number 1, which is called gastroesophageal reflux disorder, which is also called GERD. जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में HN यूनिट नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर डिस्कस किए थे, लाइक स्टोमाटाइटिस एंड ओरल कैंसर एंड सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ ना देखी तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, या चैनल पर विजिट करें, वहाँ से आप लोगों को वीडियोज़ मिल जाएंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ के हवाले से। पहले तो हम मीनिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे कि मीनिंग क्या है इसका, फिर हम डिफाइन करने वाले हैं और फिर हम डिटेल में जाने वाले हैं। ओके जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ की मीनिंग से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़? मीनिंग क्या है? प्लीज़ अपने साथ कॉपी और पेन उठाइए, जो भी मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या पॉइंट बताता हूँ अपने साथ नोट कीजिए। गैस्ट्रो मीन स्टमक, एसोफेगल मीन एसोफेगस या फूड पाइप, रिफ्लेक्स मीन ऑपोजिट मूवमेंट करना किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली जो हमको फूड या फ्लूइड पीते हैं वो हमारे एसोफेगस से गुजरकर स्टमक में आता है, ये हुआ नॉर्मल मूवमेंट है। रिफ्लेक्स कैसे कहते हैं? ऑपोजिट मूवमेंट है, यानी कि वापस स्टमक से गुजरकर इनटू द एसोफेगस आए, ऊपर जाए, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स। तो मीनिंग से तो आप लोगों को पता चला कि जो हमने खाया होता है, पिया होता है, वो वापस स्टमक से आकर इनटू द एसोफेगस फूड पाइप ऊपर आ जाए, तो इस एबनॉर्मल मूवमेंट को हम कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स। अपने साथ नोट कीजिए डेफिनेशन। इट इज़ द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द एसोफेगस। तो ये हमारे पास बैकवर्ड फ्लो है। बैकवर्ड फ्लो का मतलब है वापस आना होता है गैस्ट्रिक कंटेंट का, एसिडिक कंटेंट का स्टमक से इनटू द एसोफेगस फूड पाइप को, तो इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज। ये किन लोगों में ज़्यादा होता है ये भी अपने साथ नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अस्थमा के लोगों में ये ज़्यादा होता है। जिन पर्सन को अस्थमा का प्रॉब्लम है, अस्थमा का मतलब होता है एयरवे कंस्ट्रक्शन हो जाए या बहुत ज़्यादा कपिंग, सीवियर कपिंग हो जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ जाए किसी पर्सन में, इसको हम कहते हैं अस्थमा। और ये डिजीज़ मोस्टली अस्थमा के पेशेंट में पाया जाता है, बिकॉज जब अस्थमा प्लेयर अप्स कैन काज द लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर टू रिलैक्स। तो जब अस्थमा प्लेयर अप्स का मतलब होता है जोश के साथ, यानी कि भड़क उठना, तो अस्थमा का पेशेंट ज़्यादातर सीवियर कपिंग प्रॉब्लम का उनके साथ सामना होता है कपिंग का। तो सीवियर कपिंग की वजह से जो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होता है, कपिंग की वजह से ओपन हो जाता है, और इसकी वजह से जो स्टमक कंटेंट है वो फ्लो बैक या मूवमेंट करता है, रिफ्लेक्स करता है इनटू द एसोफेगस। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि कौन से पर्सन में होता है। अस्थमा के पेशेंट में मोस्टली पाया जाता है, बिकॉज अस्थमा में बहुत ज़्यादा सीवियर कप होता है पर्सन को, और इसकी वजह से लोअर एसोफेगस जो स्फिंक्टर होता है ये ओपन होता है, रिलैक्स होता है, और स्टमक का जो कंटेंट है वापस आ जाता है इनटू द एसोफेगस। ओके जी, व्हाट इज स्फिंक्टर्स? इट इज़ अ रिंग लाइक or circular muscles which prevent the backward flow of the movement or fluid into the esophagus। ये हमारा स्फिंक्टर हमारे पास क्या है? सर्कुलर मसल्स है। ये हमारे पास टोटल हमारे बॉडी में 50 और 60 है, या टोटल हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी है? 6 है। और जो मोस्टली जो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर है वो जब ओपन होते हैं या रिलैक्स होता है ये स्फिंक्टर, तो इसकी वजह से जो स्टमक कंटेंट है स्टमक से आता है इनटू द एसोफेगस, वापस आ जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ है। ओके जी, और ये हमारे पास जो एडल्ट लोग हैं उनको 15 to 20% इफेक्ट करता है, यानी कि एडल्ट में कितने पाया जाता है? 50 to 20% जवान लोगों में। ओके जी, 10% एक्सपीरियंस डेली हार्ट बर्न्स एंड इंडाइजेशन। तो जो लोग GERD डिजीज़ के साथ जिनको सामना है तो उसको हार्ट बर्न होगा, और इसके अलावा इंडाइजेशन होगा। इंडाइजेशन का मतलब है डिस्पेप्सिया, यानी कि बर्निंग सेंसेशंस या स्टमक पेन होगा, इंडाइजेशन होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंडाइजेशन। तो ये दोनों मेन प्रॉब्लम है जो इसके साथ रिलेटेड है। व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द GERD? पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ओके, ये किस तरह हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन को इफेक्ट करता है ये डिजीज़? व्हेन यू ईट फूड पासिस फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक थ्रू द एसोफेगस। ये तो हम जानते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं वो एसोफेगस से गुजर कर स्टमक में आता है। अ रिंग मसल
fibers in the lower esophagus prevent the swollen food from moving back up. These muscle fiber are called lower esophagus sphincters, LES. ये अपने साथ नोट कीजिए कि जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो एसोफेगस से गुजरकर स्टमक में आता है, और ये हमारे पास एसोफेगस में एक स्पेंक्टर पाया जाता है जिसको हम लोअर एसोफेगस स्पेंक्टर कहते हैं। ये स्पेंक्टर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्लोज होता है, ताकि वापस स्टमक से जो फूड हमने खाया होता है या जो एसिड सिक्रेशन होता है वो वापस बैक ना आए। तो इसलिए ये लोअर एसोफेगस स्पेंक्टर बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन से स्पेंक्टर की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, लोअर एसोफेगस स्पेंक्टर की वजह से, बिकॉज ये रिलैक्स होता है या ये ओपन होता है। ये अपने साथ नोट कीजिए। ओके जी, डिटेल में क्या है, when this ring muscle does not close all the way, stomach content can leak back into the esophagus। तो जब ये क्लोज नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है, फ्लूइड या एसिडिक सेक्रेशन वापस आएगा, एसोफेगस ऊपर आएगा। दिस इज कॉल्ड रिफ्लक्स, इसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं या गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स कहते हैं। रिफ्लक्स में भी खास सिम्टम्स हार्ड स्टमक एसिड कैन आल्सो डैमेज द लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस। मुख्तलिफ हार्ट बर्न्स एंड डाइजेशन सिम्टम्स शो करेंगे ये रिफ्लक्स, और इसके अलावा ये हमारा जो एसोफेगस जो सेल्स है इसको इफेक्ट करता है, इसको डैमेज करता है, बिकॉज एसिड तो हमारे सेल्स को डैमेज करता है। स्टमक में हमारे पास मुख्तलिफ एसिड सेक्रेशन होता है, तो इसलिए हमारे जो एसोफेगस लाइनिंग है सेल से बना होता है एसोफेगस, उस सेल्स को थोड़ा सा इफेक्ट या डैमेज करता है। गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन और इनकम्पिटेंस ऑफ द लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर्स और इंक्रीज द प्रेशर विद स्टमक्स। तो वही बात कि ये किसकी वजह से होता है, जब शॉर्ट टाइम में रिलैक्सेशन हो जाए या अनएबल्ड ऑफ द लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर जब क्लोज ना हो जाए या शॉर्ट टाइम के लिए रिलैक्स या ओपन हो जाए, तो बैकवर्ड फ्लो होगा ऑफ द फ्लूइड और एसिडिक सेक्रेशन फ्रॉम स्टमक टू द एसोफेगस। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स, कौन से फैक्टर काज कर सकते हैं कर्ड डिजीज़ को या रिस्क फैक्टर है कर्ड डिजीज़ के लिए। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, इंक्रीज गैस्ट्रिक वॉल्यूम पोस्ट मील, जब हमारे स्टमक का गैस्ट्रिक वॉल्यूम बहुत बढ़ जाए। गैस्ट्रिक वॉल्यूम से मुराद स्टमक का सिक्रेशन है। स्टमक जो भी सिक्रेशन करता है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए उसको हम गैस्ट्रिक वॉल्यूम कहते हैं, और ये नॉर्मली हमारे पास 1.5 मिलीलीटर होता है पर केजी। 1 केजी फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए 1.5 मिलीलीटर सिक्रेट करता है स्टमक, उसको हम गैस्ट्रिक वॉल्यूम कहते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक वॉल्यूम होगा तो इसकी वजह से इजीली कंटेंट एसोफेगस में ऊपर आ सकता है। ओके जी, सेकंड वन क्या है, पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। पोजीशन पुशिंग द गैस्ट्रिक कंटेंट क्लोज टू द गैस्ट्रोएसोफेगस जंक्शन सच एज बेंडिंग और लाइंग डाउन। तो पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। अगर हमारा हेड बहुत नीचे हो, हमारे पाँव ऊपर हो, या जब हम लेटने की पोजीशन में होते हैं तो इसकी वजह से भी जो एसिडिक कंटेंट है वो हमारे एसोफेगस की तरफ ईजिली आ सकते हैं। तो पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। इंक्रीज गैस्ट्रिक प्रेशर, तो गैस्ट्रिक प्रेशर की वजह से भी, बिकॉज अगर आपके स्टमक पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा तो उसकी वजह से कंटेंट ऊपर की तरफ पुश किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है ये गैस्ट्रिक प्रेशर, या टाइट क्लॉटिंग पेन से भी। ओके जी, आगे हमारे पास लास्ट जो फैक्टर है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया हमारा नेक डिसऑर्डर इंशाल्लाह हमने डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हाइटल हर्निया किसे कहते हैं, जब स्टमक का जो टॉप होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग या एक्सटेंड आ जाए, तो इसकी वजह से हमारे चेस्ट में ये स्टमक ओपन होगा, तो इसकी वजह से भी इजीली कंटेंट ऊपर आ सकते हैं एसोफेगस में। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है। आगे हमारे पास कंटिन्यू है, नॉर्मली द पेरिस्टालिसिस इन द एसोफेगस एंड बाइकार्बोनेट इन द सलाइवरी सिक्रेशन न्यूट्रलाइज्ड एनी गैस्ट्रिक जूसेस, यानी कि एसिडिक दैट कॉन्टेक्ट द एसोफेगस। नॉर्मली 2 प्रोसेस होते हैं एसिडिक को ख़त्म करने के लिए, जो कि ऊपर हमारे एसोफेगस में आता है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, या इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है या बेसिक में चेंज किया जाता है 2 तरीक़ों से। नंबर 1, पेरिस्टालिसिस इन द एसोफेगस। हमारे एसोफेगस में पेरिस्टालिसिस प्रोसेस होता है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है इन द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स लाइक एसोफेगस, ताकि फूड का ब्रेक डाउन कर सके, तो इसको हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। और बाइकार्बोनेट आयन हमारे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा में होता है। तो ये दोनों प्रोसेस की वजह से जो गैस्ट्रिक जूसेस होता है, गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, इसको चेंज किया जाता है इनटू द बेसिक का, तो इसकी वजह से कोई इरिटेशन काज नहीं होता एसोफेगस में। अगर ड्यूरिंग स्लीपिंग एंड विद गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स एसोफेगस म्यूकोसा इज डैमेज and in plain prolonged exposure causes ulceration, friable mucosa and bleeding until there is scarring and structure। अगर ये कंटेंट बार बार आए हमारे एसोफेगस में तो ये हमारे एसोफेगस के सेल को डैमेज कर सकता है और कैंसर को भी काज कर सकता है। और इसके अलावा ये हमारे एसोफेगस में अल्सरेशन एबनॉर्मल टिश्यू को अराइज कर सकता है। फ्राइबल म्यूकोसा हमारे म्यूकोसा लेयर को ईजिली
ब्रेक डाउन हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है। अनट्रीटेड देयर इज स्कारिंग एंड स्ट्रक्चर, अगर इसको टाइम पर ट्रीट न किया जाए तो ये दागनुमा मार्क को भी छोड़ सकते हैं हमारे एसोफेगस में। और स्ट्रक्चर जो कि एबनॉर्मल नैरोइंग ऑफ द एसोफेगस है, एबनॉर्मली कंट्रैक्शन भी कर सकता है एसोफेगस का। अगर ये एसिडिक कंटेंट बार बार आए तो इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स। ओके जी, मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन सिम्टम क्या होंगे, हार्ट बर्न सेंसेशन होगा आफ्टर मील, जब हम कुछ खाए या पिए, वाइल बेंडिंग और या हम किसी साइड पर हो जाए या स्टोमक की साइड पर, रिकम्बिनेंट एंड वर्स एट नाइट, अगर हम लेटने की पोजीशन में आए, या ये बहुत ज़्यादा होता है नाइट के दौरान, ड्यूरिंग नाइट। ओके जी, मे हैव रिगर्गेटेशन, इसकी वजह से रिगर्गेटेशन जो फूड कंटेंट होते हैं हमारे माउथ की थ्रोट की तरफ आ जाते हैं। अब्सॉर्ब मटेरियल इन द माउथ एंड पेन विद स्वॉल्विंग, तो ये बहुत ज़्यादा कटा से फील होता है हमारे माउथ में, या पेन भी हो सकता है विद स्वॉलिंग, जब हम कुछ निगलने की कोशिश करते हैं। चेस्ट पेन भी हो सकता है, नोज़िया भी हो सकता है, और इसके अलावा ब्लॉटिंग गैस का भी मसला हो सकता है, कंस्टिपेशन का, और इसके अलावा सेंसेशन ऑफ द लम्प इन थ्रोट, कुछ इस तरह का थ्रोट में महसूस होता होगा कि थ्रोट में कोई चीज़ स्टक हो गई है, कोई चीज़ फंसी हुई है। ओके जी, आगे हमारे पास डायग्राम है, ये आप लोग देख सकते हैं। प्रेशर के बेस पर इन्होंने डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ गट डिजीज़। पहले जब स्टमक पर प्रेशर पड़ जाता है तो इसकी वजह से ये फूड कंटेंट ऊपर आता है, और जब ऊपर ये कंटेंट आता है, ये फूड कंटेंट या एसिडिक कंटेंट प्रेशर अप्लाई करता है लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर पर, और जब प्रेशर अप्लाईगा ये लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर रिलैक्स होगा या ओपन होगा, तो इसकी वजह से ट्रांजिट लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, तो ये बोलस ऊपर जाएगा या इसके कुछ कंटेंट ऊपर आएंगे, तो ये हमारे एसोफेगस के सेल को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, या सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन को काज करेगा। आगे हमारे पास है कॉम्प्लिकेशंस, और कौन से कॉम्प्लिकेशन या एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी गट डिजीज़ के साथ। 3 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। नंबर 1, एसोफेगियल स्ट्रक्चर्स। पहले क्या होगा, एसोफेगियल स्ट्रक्चर एबनॉर्मली नैरोइंग ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड एसोफेगियल स्ट्रक्चर्स, एबनॉर्मली कंट्रैक्ट होगा फूड पाइप, इसको हम एसोफेगियल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अपने साथ नोट कीजिए। विच कैन प्रोग्रेस टू डिस्पेजिया, तो इसकी वजह से फिर डिस्पेजिया होगा। डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, फिर निगलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पेजिया। अपने साथ नोट कीजिए। बेरेट एसोफेगस किसे कहते हैं, जब हमारे एसोफेगस के नॉर्मल जो सेल होते हैं वो चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाए एबनॉर्मल कैंसर सेल से, यानी कि कैंसर सेल वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, बेरेट एसोफेगस। चेंज इन द सेल लाइनिंग एसोफेगस विद इंक्रीज रिस्क फॉर एसोफेगल कैंसर डायग्नोसिस, तो नॉर्मल जो सेल होते हैं वो रिप्लेस होंगे डैमेज सेल के साथ, तो इसकी वजह से फिर एसोफेगल कैंसर भी हो सकता है। एसोफेजाइटिस का मतलब होता है द इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस, तो ये भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, हम किस तरह डायग्नोस्ट करेंगे कि ये हमारे पास गट डिजीज है। नंबर 1, बेरियम स्वॉल्विंग, हम एक एलिमेंट को स्वॉल्व करेंगे लिक्विड की शक्ल में, जिसको हम बेरियम स्वॉल्विंग कहते हैं। ये हमारे एसोफेगस से गुजर कर, स्टमक से गुजर कर, स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर कर हमें पता चल, इससे हम डायग्नोस करेंगे कि कौन सी जगह पर एक्यूमुलेशन हुआ है एसिडिक कॉन्टेंट का। ओके जी। अपर जीआई एंडोस्कोपी, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन बाय बायोप्सीज में भी डन। अपर जो हमारा गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी है वो परफॉर्म करेंगे। जो फूड पाइप है एसोफेगस है उसको हम डायरेक्टली विजुअलाइज कैमरे के जरिए विजुअलाइज करेंगे कि कौन सी जगह पर ये मसला है, कौन से स्पेक्टर में ये मसला है, या बायोप्सी हम टिश्यू लेंगे एसोफेगस से, उसको हम टेस्ट करेंगे लेबोरेटरी में। इसके अलावा 24 और एम्बुलेटरी पीएच मॉनिटरिंग, हम पीएच जो कि एसिडिटी, जिससे हमें एसिडिटी का पता चल सकता है वो हम करेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जीआरटी, और ये बहुत ही नॉर्मल टेस्ट है जो कॉमन टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाता है गट डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। अपने साथ नोट कीजिए पीएच मॉनिटरिंग, यानी कि पीएच को नॉर्मली जो पीएच कितना है 7.4, अगर ये 6.54 हो तो फिर एसिडिटी कंटेंट है, अगर ये बहुत ज़्यादा हो 7.4 से ऊपर 8, 9, 10 तो फिर ये एसिडिटी कंटेंट नहीं है। तो पीएच से हम रिकग्नाइज कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। ओके जी। एसोफेगल मोलिटी स्टडीज, एसोफेगल मोनोमेट्री विच मेजर द प्रेशर ऑफ द एसोफेगस स्फिंक्टर्स एंड पेरिस्टालिसिस, तो फिर हम इसकी वजह से जो एसोफेगल स्फिंक्टर प्रेशर की वजह से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि कितने प्रेशर डालने के बाद एसोफेगल स्फिंक्टर ओपन होता है, रिलैक्स होता है। आगे हमारे पास ट्रीटमेंट है, हम क्या कर सकते हैं कट पेशेंट के लिए। नंबर 1, हम पेशेंट के लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उसका बैठना, सोना और एक्सरसाइज करना
और बहुत ज़्यादा ना खाना। डाइट मॉडिफिकेशन के हवाले से हम उसे एजुकेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें खाई जाए, यानी कि नॉन एसिडिक और एसिडिक चीज़ों से अपने आप को बचाया जाए, बहुत ज़्यादा भर के ना खाए। मेडिकेशन हम क्या दे सकते हैं, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, आप लोग देख सकते हैं। एंटी एसिड है, यानी कि एंटी एसिड अगेंस्ट जो हम एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं एसिड के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल फॉर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स लाइक म्यूकेन आता है, ट्राइसेल, माइलिनेटा एंड गेविस्कॉन्जा। तो ये सारे हमारे पास एंटी एसिड है, एसिड की क्वांटिटी को डिक्रीज़ करने में हेल्प करता है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो कि हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी इसे हम कह सकते हैं, डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन। H2 रिसेप्टर का क्या फंक्शन होता है, एसिड का प्रोडक्शन या गैस्ट्रिक जूसेस का प्रोडक्शन करना। तो जब हम ब्लॉक कर देंगे तो ये H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे और इसकी वजह से फिर एसिडिटी को कम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 2 टाइम हम देंगे क्या, सिमिटेडीन, रेनिटेडीन, फिमोटेडीन, नेजिटेडीन, ये सारे हमारे पास H2 रिसेप्टर्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर DIN किस मेडिसिन के आखिर में आता है तो इसका मतलब है ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। ओके जी, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की वजह से भी हम एसिडिटी की क्वांटिटी को हम नॉर्मल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिड्यूस द गैस्ट्रिक सिक्रेशंस, प्रमोट द हीलिंग ऑफ द एसिपिकल एरोजन एंड रिलीव द सिम्टम्स। फॉर एग्जांपल ओमेप्राजोल दे सकते हैं, राइजेक, लेंसोप्राजोल। इसके अलावा इनिशियली 8 वीक्स या 3 to 6 मंथ हम ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं, ताकि प्रोटॉन पंप जो प्रोटॉन को यानी कि जो एसिडिक क्वांटिटी है उसको डिक्रीज़ करने में ये सारे हेल्प करते हैं, इनहिबिट करने में। प्रोमोटिलिटी एजेंट कौन से एजेंट है, वो एजेंट जो हमारे मोटिलिटी ऑफ द एसोफेगस है, पेरिस्टालिसिस है, उसको इंक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एनहांसेस द एसोफेगस क्लियरेंस एंड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। फॉर एग्जांपल मिडोक्लोप्रामाइड, रेगलिन के वो जेनेरिक नेम में आते हैं। तो ये हम सारे हमारे पास कुछ मेडिकेशंस है, हम साथ नोट कीजिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से। ओके जी, आगे हमारे पास है सर्जरी। सर्जरी की कब ज़रूरत पड़ेगी? नंबर 1, सर्जरी इंडिकेटेड फॉर द पर्सन नॉट इम्प्रूव बाय डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज। जब हम किसी पेशेंट के डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज भी करें फिर भी ये डिजीज़ बार बार आए, प्रॉब्लम आए, फिर हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 कौन सी सर्जरी? लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें जो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर है उसको टाइट किया जाता है। दूसरी फिर हमारे पास सर्जरी है ओपन सर्जिकल प्रोसीजर्स, जिसको हम नाज़िन फंडिप्लिकेशन भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज भी बहुत वो आया है, इंपॉर्टेंट है कि नाज़िन फंडिप्लिकेशन किसे कहते हैं? ओपन सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म फॉर द विच पेशेंट? GERD, 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 गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज पेशेंट, जिसमें थोड़े से स्ट्रेचेस लिए जाते हैं ताकि जो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर है वो बार बार रिलैक्स ना हो, बार बार ओपन ना हो और फूड कंटेंट एसोफेगस में ना आए। तो ये दोनों सर्जरी है। ओके जी, आगे हमारे पास है डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। हम किस तरह लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं? एलिमिनेशन ऑफ द एसिडिक फूड लाइक टोमेटो, स्पाइसी, सिट्रस फूड, कॉफ़ी। हमने एसिडिक फूड को एलिमिनेट करना है विच कंसिस्ट ऑफ हाई कंटेंट ऑफ एसिडिटी लाइक टोमेटोज पे, इन सारों में एसिडिटी बहुत ज़्यादा है। अवॉइडिंग फूड विच रिलैक्स द एसोफेगस स्फिंक्टर्स और डिले द गैस्ट्रिक एम्पटिंग। उन सारी फूड को अवॉइड करना है जो कि लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर उसको रिलैक्स करता है, ओपन करता है, या जो गैस्ट्रिक जो एम्पटिंग यानी कि बहुत जल्दी रिमूव नहीं होता स्टोमक में, यानी कि स्टोमक बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो उस फूड को हमने एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जांपल फैटी फूड, चॉकलेट, पेपरमिंट एंड अल्कोहल, इन सारी चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। मेंटेन द आइडियल बॉडी वेट, हमने ज़्यादा ओबेस भी नहीं रहना, ओवरवेट नहीं रहना, बिकॉज ओवरवेट की वजह से प्रेशर पड़ जाता है स्टोमक पर और फिर कंटेंट ईजिली ऊपर आ सकता है। ईट स्मॉल मील एंड स्टे अपराइट 2 आवर्स पोस्ट ईटिंग। जब भी आप खाए थोड़ा खाए और फिर उसके बाद आपने जल्दी नहीं लेटना 2 घंटे तक, 2 आवर्स तक। नो ईटिंग 3 आवर्स प्रायर टू गोइंग बेड, जब भी आप सोने के लिए जाए उससे पहले आपने 3 घंटे खुराक नहीं करना, यानी कि 3 घंटे के बाद आपने कुछ नहीं खाना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खाना जब भी आप सोने के लिए जाए। एवोल्वेट द हेड ऑफ द हेड 6 to 8 इंच टू डिक्रीज द रिफ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपने हेड को एलिवेट करना है 6 to 8 इंच, ताकि रिफ्लेक्स जो ऑपोजिट फ्लो है दोबारा फ्लोइड्स वगैरह एसोफेगस ऊपर में की तरफ ना आए। तो कितना? 6 to 8, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 to 8 अपने साथ नोट कीजिए, 6 से 8 तक। नो स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करना। अवॉइडिंग बेंडिंग एंड वेयर लॉज, फिटिंग क्लॉथिंग, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। लिमिट मील साइज एंड अवॉइड हेवी इवनिंग मील्स, तो हमने मील का भी ख्याल रखना है, यानी कि थोड़ा खाना है, अच्छा खाना है, और हेवी इवनिंग मील यानी कि हेवी फूड भी नहीं खाना। नर्सिंग डायग्नोसिस, हम नर्सिंग डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं? इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू इनटेक इनफ फूड बिकॉज ऑफ द रिफ्लक्स। इम्बैलेंस मतलब कि
पेशेंट को इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का मसला हो सकता है, बिकॉज वो जब भी कुछ थोड़ा सा खाता है तो फिर वो बहुत जल्दी ऊपर आता है, रिफ्लेक्स होता है, ऑपोजिट मूवमेंट करता है फ्लूइड और जो गेस्ट्रिक कंटेंट होता है। तो इसलिए इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होगा, उसका न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं होगा। एक्यूट पेन रिलेटेड टू इरिटेंट एसोफेगस म्यूकोसा, थोड़ा सा पेन भी होगा एसोफेगस में। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू ईटिंग टू ट्राइंग एज्यूमिंग द पेन। तो ये भी वही बात कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होगा किसकी वजह से, मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू ईटिंग टू ट्राई टू एजाइम पेन्स। तो बहुत ज़्यादा आप इसमें बहुत ज़्यादा आप खाती पीती भी है ताकि जो पेन है जो पेन है उसको रिलीव करने की ख़त्म करने के लिए। एम्पायर टिश्यू इंटीग्रिटी रिलेटेड टू एसोफेगस एक्सपोजर टू गेस्ट्रिक एसिड। तो आपके एसोफेगस टिश्यू में या सेल में एबनॉर्मेलिटी आ सकती है बिकॉज गेस्ट्रिक एसिडिक की वजह से। नाउजिया रिलेटेड टू इरिटेंट ऑफ द गेस्ट्रिक म्यूकोसा सेकेंडरी टू गेस्ट्रिक एसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज। तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन काज होगा कहाँ पर, गेस्ट्रिक म्यूकोसा में, एसोफेगस में, बिकॉज वहाँ पर एसिडिक कंटेंट मौजूद होते हैं। तो ये सारे हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस है। अवॉइड फैक्टर दैट काज रिफ्लेक्स लाइक स्टॉप स्मोकिंग, अवॉइड एसिडिक प्रोड्यूसिंग फूड। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, हम स्मोकिंग नहीं करेंगे, अल्कोहल नहीं पियेंगे, एसिडिक कंटेंट को हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। एवोल्वेट HOB 30 डिग्री, ये भी अपने साथ नोट कीजिए। हेड ऑफ द बेड जो है HOB हेड ऑफ द बेड जो है 30 डिग्री तक आपने एलिवेट करने कितने इंच, 6 to 8 इंच नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंच है। डू नॉट लाई डाउन 2 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग। जब भी आप कुछ खाए पिए 2 से लेकर 3 घंटे तक आपने जल्दी नहीं सोना, नहीं लेटना। पेशेंट टीचिंग, पेशेंट को टीच करना है, एजुकेट करना है। ड्रग थेरापी, एवॉल्वेट द इफेक्टिवनेस, ऑब्जर्व फॉर द साइड इफेक्ट्स। तो ड्रग थेरापी भी आप देख सकते हैं और हमने फिर देखना भी है कि वो इफेक्टिव है वो थेरापी या नहीं, ये इफेक्टिव इंप्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ऑब्जर्व फॉर द साइड इफेक्ट, हम साइड इफेक्ट को भी ऑब्जर्व करेंगे ड्यूरिंग ड्रग थेरापी। ओके जी, तो ये हमारे पास लास्ट स्लाइड था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद हाइटल हर्निया। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने कोई गलती की हो तो मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्लासमेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।